हेलो छात्रों। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव की दूसरी लघु कथा जिसका नाम है मुस्कुराती चोट। इस लघु कथा का नाम ही अजब है। चोट, ये जो घाव हैं, जख्म हैं, पीड़ा है, मनुष्य को जब चोट लगती है, मार लगता है या घाव होता है तो मनुष्य को दुख होता है, व्यथा होती है, पीड़ा होती है। लेकिन पाठ का नाम है मुस्कुराती चोट। चोट भी मुस्कुराती है, हंसती है, सुख देती है, आनंद देती है, पीड़ा देती है। ऐसी कौन सी चोट है जो मनुष्य को मुस्कुराती है? मनुष्य के मन में जिस बात के प्रति व्यथा है, पीड़ा है, जिस समस्या के प्रति व्यथा है, पीड़ा है, उस समस्या का अगर हल निकल आता है, उस समस्या का रास्ता सूझता है, उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मालूम होता है, तो वह समस्या भी हमें आनंद देती है। वह समस्या भी हमें खुश करने का काम, आनंदित करने का काम, सुख प्रदान करने का काम करती है। और यही बात इस लघु कथा के माध्यम से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव बताने का प्रयास करती है। अब ये पाठ इस प्रकार है या लघु कथा इस प्रकार है। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। मुस्कुराती चोट, इस लघु कथा का प्रारंभ इस प्रकार है। एक परिवार है, निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, जिस परिवार में छोटा बच्चा है और उसके पिताजी बीमार हैं और बीमारी के कारण उनको इलाज करने के लिए दवाखाने में लेकर जाना पड़ता है, दवाई लानी पड़ती है। और कमाने वाला पिता ही बीमार हैं, घर का वहन करने वाला, घर की जिम्मेदारी को निभाने वाला पिता बीमार है, तो उस घर की अवस्था कितनी विकट, कितनी दयनीय हो सकती है। ये बात इस परिच्छेद के माध्यम से ये संतोष श्रीवास्तव बताने का प्रयास कर रही है। जो भी पैसा था वह पिता के दवाइयों में और घर का जो राशन पानी महीना जो खर्च करना पड़ता है, किराना सामान है या जो कोई दूसरा सामान है, उसमें सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब आगे उसकी दवाई, पिता का इलाज करने के लिए, दवाई लाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए उस घर की स्त्री, उस बच्चे की माँ 2-4 घरों में जाकर वो बर्तन साफ करने का काम, खाना बनाने का काम, झाड़ू मारने का काम वो करती है। और उससे जितनी भी आमदनी होती है वह सारे पैसे या तो दवाई में उड़ जाते हैं, थोड़े बच जाते हैं तो वो घर का खर्चा, घर का राशन पानी लाने में निकल जाते हैं। और वो बबलू नाम का लड़का जो छोटा है, 3री-4थी कक्षा में पढ़ता है या 5वीं-6वीं कक्षा में पढ़ता है, उस बच्चे के में पढ़ाई की इच्छा है, लेकिन पढ़ाई के लिए, किताबें खरीदने के लिए, स्कूल की जो भी पेन है या कापी है, उस खर्चे के लिए उनके पास पैसे बचते ही नहीं। इसलिए बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। और ये बबलू छोटा बच्चा, ये भी अपने माँ को थोड़ा सा आधार देने के लिए वह भी काम शुरू कर देता है। छोटा बच्चा अब कौन सा काम करे, वो रद्दी इकट्ठा करने का काम करता है। रद्दी खरीद लेता है और रद्दी जाकर बड़े दुकान में जाकर बेच देता है। और ऐसे ही रद्दी खरीदने के लिए मोहल्ले में घूम रहा था। एक ही घर में रद्दी मिल जाती है, उस रद्दी को लेता है और अपने तराजू पर तौलते हुए उस रद्दी में किताबें हैं, कक्षा की किताबें हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की किताबें हैं। और उन किताबों को देखकर बबलू के मन में पढ़ने की लालसा बढ़ जाती है, पढ़ने की इच्छा फिर एक बार जागृत हो जाती है और वो लगातार उन किताबों की ओर देख रहा है। वह सोच रहा है अगर ये किताबें मुझे मिल जाए तो शायद मैं पढ़ूँगा,
शायद मेरी पढ़ाई हो जाएगी। और ऐसा विचार उस बबलू के मन में आता। अब आगे क्या होता? स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। उससे अपशब्द सहे नहीं हुए, सहे नहीं गए। और तभी वह रद्दी तोल रहा है। उस रद्दी में किताबें हैं, किताबें की ओर देख रहा है। और छोटा बच्चा 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला 13-14 वर्ष का लड़का, 15 वर्ष का लड़का जब रद्दी खरीदने के लिए घर में आता है तो रद्दी बेचने वाली उस घर की मालकिन कहती है कि तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? तेरे माँ बाप नहीं है क्या जो तू काम करता है? तो पाठशाला क्यों नहीं जाता? तो स्कूल क्यों नहीं जाता? अजीब है तेरे माँ बाप तुझसे काम कराते हैं। तो उस घर मालकिन की लड़की जो कॉलेज जा रही थी, वो लड़की कहती कि माँ, छोटे बच्चों को मजदूर पर लगाना ये अपराध है, गुनाह है। और ये तो गुनाह है, ये तो अपराध है, फिर इन छोटे बच्चों को काम पर कैसे लगाया जाता? तो उस कॉलेज जाने वाली लड़की की माँ कहती है कि तेरी बात बिल्कुल सही है, पर इस बच्चे के माता पिता अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और पढ़ाई का महत्व क्या है और न पढ़ाना किस प्रकार गुनाह है ये वो समझे तब ना। और जब बबलू ये सुनता है कि मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, गंवार हैं और मुझे मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और इस बात का दुख, ये अपशब्द बबलू को सहन नहीं होते। मन ही मन एक प्रकार की पीड़ा, एक वेदना होती है कि काश मैं पढ़ पाता, काश मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे होते। और इस बात की व्यथा बबलू को होती है। तब क्या होता? स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। और जो रद्दी बेचने वाली मालकिन है, उस मालकिन से बबलू कहता है कि मेरे पिता ने भी मुझे स्कूल भेज दिया था, पाठशाला भेज दिया था। मेरे पिता ने, मेरे बप्पा ने मुझे भी स्कूल भेज दिया था, लेकिन हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है और किताबें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और इसलिए मेरी पढ़ाई रुक गई। ये बात वो मालकिन को बता देता। तो उस मालकिन की लड़की कहती है कि माँ, इस बच्चे से इस किताबों के पैसे मत लो, ये बेचारा ये किताबें लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, इसकी काम आएगी, और इन किताबों के पैसे मत लो। ऐसा बेटी अपने माँ से कहती है। अब माँ क्या कहती है? कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं पढ़ना। तो माँ कहती है कि तेरी बात मानकर मैं इन किताबों को मुफ्त में से दे दूंगी, फोकट में दे दूंगी, लेकिन ये लड़का क्या करेगा? यहाँ से जिस प्रकार वो रद्दी खरीद चुका है, पेपर अखबार खरीद चुका है, ये किताबें लेकर जाएगा और उन रद्दी के साथ साथ इन किताबों को भी वो रद्दी के दुकान में जाकर बेच देगा, और जो भी उससे पैसे मिलेंगे वह पैसे वह चाट खाएगा, पकौड़ी खाएगा, या ऐसे ही कोई मामूली चटपटे स्वाद की वस्तु खाएगा और पैसे उड़ा देगा। और ये बच्चा पढ़ेगा नहीं। पढ़ना इस बच्चे के बस की बात नहीं है। पढ़ाई का महत्व क्या है ये बच्चा समझता ही नहीं है। ऐसा माँ अपने बेटी को समझा देती है, और ये सारी बातें ये बच्चा वहीं पर रद्दी तोल रहा है, उनके सामने है, उसके हाथ में तराजू है, और ये सब कुछ वो सुनता है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वो रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। बबलू उनकी बातों को सुनता है, रद्दी की भी पैसे देता है, किताबें की भी पैसे देता है, और वह रद्दी में बेची हुई जो किताबें थीं वह सब कुछ लेकर वो अपने घर आता है। और जिस थैले में वो रद्दी भर चुका है, वह किताबें भर चुका है, वह थैला अपने घर में उलट देता है और उसमें से किताबें अलग निकाल कर रख देता है। बाकी जो भी
कागज़ हैं, रद्दी है, वो रद्दी फिर एक बार उस थैले में भर लेता है और जहाँ ये रोज़ाना बेचता था रद्दी, वहाँ पर जाकर वो बेचने के लिए चला जाता है और रद्दी की दुकान पर पहुँच चुका है। और जैसे ही दुकानदार रद्दी तौलने के लिए रख देता है, तब क्या करता है? पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय लिया, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वो झल्ला उठा। ये बबलू जो दिन भर रद्दी खरीदता था, खरीदने के लिए बबलू के पास पैसे नहीं थे। जिस दुकानदार, बड़े दुकानदार के पास जाकर ये रद्दी बेचता था, वह दुकानदार बबलू को पैसे पहले उधार देता था। रोज के 100-50 जो भी है रद्दी खरीदने के लिए पैसे देता था और दिन भर ये रद्दी इकट्ठा करता था और शाम को जाकर उस दुकान में बेच आता था। और बेचने के बाद जितने पैसे वह सवेरे दे चुका है, वह पैसे निकाल कर बाकी उसको पैसे वापस कर देता था। जो भी मुनाफा है उस बबलू को वापस कर देता था। आज दुकानदार उसकी रद्दी तोलता है, थोड़ी सी रद्दी थी तो दुकानदार कहते कि मैंने तो सवेरे इसको बहुत सारे पैसे दिए थे और थोड़ी सी रद्दी ला चुका है, इसका मतलब इसके पास और बाकी पैसे हैं। वह बबलू से कहता है, जा तेरे पास तो बहुत सारे पैसे बचे हैं, पहले जा और एक दुकान से, एक ठेले से वड़ा पाव और चाय लेकर आ। हम दोनों बैठकर वड़ा पाव खाएंगे, चाय पिएंगे, बाद में तेरा हिसाब करेंगे। लेकिन बबलू सिर झुकाई वहीं पर खड़ा रहता। दुकानदार बार बार कहता कि जा, सवेरे मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे, 50 रुपये जो भी है मैंने दिए थे, तो रद्दी ला है 20 रुपये की, अभी तेरे पास 30 रुपये बाकी है, उसमें से ये वड़ा पाव लेकर आ, चाय लेकर आ। लेकिन बबलू जाता नहीं। तो दुकानदार को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर वो क्या करता है या क्या गालियाँ देता है। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ। वो कहता, अरे मैं इतनी बार कह रहा हूँ, चाहे वहाँ से वड़ा पाव लेकर आ, चाय लेकर आ, तू जाता क्यों नहीं है। थोड़ा सा गुस्से में, क्रोधित होकर, उच्च आवाज में ये दुकानदार बबलू से कहता। बबलू कहता है कि रुपए तो खर्च हो गए सेठ, जो भी आपने मुझे सवेरे पैसे दिए थे वो पैसे मेरे हाथ से खर्चा हो चुके हैं, खर्च हो गए। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसकी बुरी तरह से डांट दिया, उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। अब वो स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। और जब बबलू कहता है कि पैसे तो खर्च हो गए सेठ, तो जिस दुकानदार ने बबलू को रद्दी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वह दुकानदार गुस्से में आकर कहता है कि तेरे पैसे थे क्या खर्च करने के लिए? मैंने तुझे दिए थे सवेरे रद्दी खरीदने के लिए पैसे, और तो अपने समझ कर खर्च कर देता है। दुकानदार गालियाँ देता है, डांटता है, और गालियाँ खाते खाते ये बबलू मुस्कुरा रहा, मन ही मन हंस रहा। अब गालियाँ खाने के बाद, कि किसी के द्वारा अपमानित होने के बाद मनुष्य को सुख मिलता है क्या? दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन ये अंदर ही अंदर खुशी इस बात की हो रही है, भले ये सेठ मुझे गालियाँ दे रहा है, लेकिन मैंने किताबें खरीदी है और उस किताबों को पढ़कर मैं पढ़ूंगा और मेरी पढ़ने की समस्या हल हो चुकी है। इस बात की खुशी इस बबलू को हो रही है। इसलिए अपनी पढ़ने की इच्छा पूरी होने के कारण बबलू को वो गालियाँ भी दुख देने के बजाय उसको सुख देने का काम कर रही है। और अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश है, क्योंकि मैं गालियाँ तो खा लूँगा, बस गालियाँ मिलेगी, लेकिन मेरे जो अरमान हैं, मेरी जो इच्छा है, वो इच्छा तो पूरी हो जाएगी। और वहाँ से गालियाँ खाकर हंसते हंसते प्रसन्न होकर बबलू घर की ओर लौट पड़ा है, निकल चुका है। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाए। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत हो चुका है। ये बबलू जैसे ही रद्दी बेचकर
उस दुकानदार की गालियाँ खाकर वापस आ रहा था, तो उस रास्ते में उस बबलू को जिस मालकिन ने सवेरे रद्दी बेची थी, किताबें बेची थी, वही मालकिन और उसी मालकिन की लड़की मिल जाती है। मालकिन और मालकिन की बेटी बबलू को देख रही है। बबलू के हाथ में किताबें हैं और किताबों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह थोड़ी सी अचंभित हो जाती है कि हम तो ये पढ़ेगा नहीं, हमने इसे सवेरे भला बुरा कहा था, पढ़ाई इसके बस की बात नहीं है, इसके माता पिता अनपढ़ हैं, ऐसा हमने गलत कहा था। लेकिन ये बच्चा तो पढ़ना चाहता है, पढ़ाई की इसकी इतनी इच्छा है। ये देखकर उस मालकिन को आश्चर्य होता और उसे लगता है कि मैंने सवेरे जो कुछ भी अपशब्द कहे हैं उसके प्रति उसे अपराध मालूम होता है। अपने मन में उसी पीड़ा होती है कि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। एक पश्चाताप की भावना उस महिला के मन में उपस्थित होती है और बबलू की पढ़ने की लालसा को देखकर, उसकी पढ़ने की इच्छा को देखकर वो मालकिन उस बबलू से कहती है कि अब तू चिंता मत कर, हर साल पढ़ाई की जितनी भी किताबें हैं, जितनी कापियाँ हैं, जो पेन हैं, वो सारा पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। ऐसा उस बबलू को कहा जाता है। बबलू अत्यधिक खुश होकर घर वापस आ जाता है। इस पाठ में हमने कहा था कि यही पर लघु कथा में लिखा गया है कि रद्दी खरीदने के बाद बबलू पहले घर जाता है। घर जाकर उसमें से रद्दी में से किताबें निकाल लेता है, फिर रद्दी बोरे में भरकर वो दुकानदार के पास आता है। फिर दुकानदार की गालियाँ खाकर हंसते हंसते बबलू वापस आता है। तो रास्ते में मालकिन मिलती है और मालकिन देखती कि बबलू के हाथ में किताबें हैं। बबलू तो किताबें घर पर रख चुका है, फिर बबलू के हाथ में किताबें आई कैसे? हो सकता है कि वह जो मालकिन मिली थी वह अगले दिन शायद बबलू को देखती है और अगले दिन जब बबलू किताब लेकर स्कूल जा रहा था और स्कूल जाने वाले इस बबलू को देखकर उस मालकिन को लगता है कि हमने तो समझा था कि किताबें बेच देगा, लेकिन ये लड़का तो पाठशाला जा रहा है, स्कूल जा रहा है और पढ़ रहा है, और पढ़ने की उसकी इच्छा को देखकर मालकिन द्रवित हो जाती है, मोम हो जाती है, थोड़ी सी दया आ जाती है और बबलू का सारा पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो खुद तैयार हो जाती है और इस प्रकार बबलू की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाती है और बबलू अत्यधिक खुश हो जाता है। इस प्रकार बबलू के मन में जो चोट थी, जो व्यथा थी कि मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसी चोट का सोल्यूशन निकलता है, रास्ता निकलता है, तो बबलू को वही चोट, वही जो पीड़ा उसके मन में थी, वह पीड़ा अब उसे पीड़ादायक न मालूम होकर सुखदायक मालूम होती है। ऐसा इस पाठ के माध्यम से लेखिका ये श्रीमती संतोष श्रीवास्तव बताती है। उनकी पहली लघु कथा उषा की दीपावली और दूसरी लघु कथा ये मुस्कुराती चोट, 2 लघु कथाओं को हमने देखा है। आगे कल दूसरा पाठ हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। बस आज इतना ही। नमस्ते।